गुड डे एवरीबॉडी, मैं हूं अनुप्रीत कौर और आज हम एंजॉय करेंगे जुल्फ़िकर घोष की पोएम ज्योग्राफी लेसन। जुल्फ़िकर घोष बहुत ही अच्छे नॉवलिस्ट, एसेइस्ट और पोएट थे। उनकी पोएम ज्योग्राफी लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि एजुकेशन का असली मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। एजुकेशन वो नहीं कि स्कूल में जाओ, लेसन पढ़ो, क्वेश्चन आंसर रटो, पेपर दो और पास हो जाओ और फिर उसे भूल जाओ। असली एजुकेशन तो वो है कि हम जो भी सीखें, जहाँ भी सीखें, उसको हम अच्छे से समझें और अपने जीवन में अपना लें। अपनी लाइफ की सिचुएशंस में हम उसको अप्लाई कर सकें, वो है एजुकेशन। असली एजुकेशन वो है जो हमें ये सिखाती है कि हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए, हमें किसी से झगड़ना नहीं चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। इस पोएम से हमें पर्सपेक्टिव के बारे में भी ज्ञान होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब नज़रिया। अब किसी चीज़ को हम दूर से देखें ना तो हमें पूरी की पूरी दिख जाती है। जैसे कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम उसको पास से देखें तो हमें पूरी नहीं दिखती, लेकिन दूर से देखें तो पूरी दिख जाती है। और एक बात और, अगर हम पर्सपेक्टिव के साथ देखें ना, कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं तो हमें लोग क्या लगेंगे, बस इतने इतने से दिखेंगे। इसी तरह से हम लाइफ में देखें, जो सिचुएशंस होती हैं, हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, एंग्री हैं, अपसेट हैं, अगर हम उस सिचुएशन से खुद को डिटैच कर लें, खुद को अलग करके देखें, ज़रा दूर से देखें, तो हम वो सिचुएशन को समझ भी जाएंगे और हमें वो कोई इतनी बड़ी भी नहीं लगेगी। वो बात, हम जो प्रॉब्लम अगर कोई हुई तो हमें वो बड़ी छोटी लगेगी, और अगर प्रॉब्लम छोटी लग रही है तो हम घबराएंगे भी नहीं और प्रॉब्लम को हम समझ पाएंगे, उसका हल भी ढूंढ पाएंगे। सो इस तरह से हमें अपना पर्सपेक्टिव जो है उसको वाइडन करना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, हमें मोर ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और दूसरों के नज़रिए को भी समझना चाहिए। तो चलें हम पोएम पढ़ते हैं। आप सब अपनी बुक्स को पेज नंबर 34 पर खोलिए और मेरे साथ साथ इस पोएम को एंजॉय कीजिए। अब हम पोएम को डिटेल में करते हैं। पोएट एक एरोप्लेन जर्नी पे जाते हैं और उसी दौरान उन्हें याद आता है उनका ज्योग्राफी लेसन, और उस लेसन में सीखी गई सारी बातें उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं क्योंकि वो देख पा रहे हैं उन चीज़ों को। When the jet sprang into the sky. So sprang, jet is an aeroplane and sprang is going up, rising very fast. जिस तरह से स्प्रिंग को छोड़े एकदम से ऊपर को उठ जाता है, तो जो एरोप्लेन है वो एकदम से ऊपर को राइज करता है। That is jet sprang into the sky. It was clear why the city had developed the way it had. तो ये क्लियर हो जाता है कि जो सिटी है वो इस तरह से डेवलप क्यों हो रखा है। Seeing it scaled 6 inches to a mile. बच्चे, स्केल होता है कि जिस चीज़ को हम देखते हैं, हमें दिखने में तो लगता है कि इतना है, लेट्स से 6 इंचेस, दिस इज द साइज है 6 इंचेस, तो हमें देखने में लग रहा है स्काई से कि सिर्फ 6 इंचेस का है, लेकिन असल में लैंड पर वो 1 माइल है। सो ये स्केल क्या है, 6 इंचेस टू 1 माइल। 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर्स। सो स्काई से ये जो 6 इंचेस ही दिख रहा है, असल में ये 1 माइल है। देयर सीम टू बी एन इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबल होता है जो होना ही है, जिस चीज़ को हम रोक नहीं सकते, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। There's an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. अब ग्राउंड पे तो हमें दिख रहा था कि ये क्या प्लानिंग हुई, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हैपहैज़र्ड सा बना हुआ है, कितना कंफ्यूजिंग है, कैओटिक सा लगता है कि क्या काचा मचा कर रखा है, इतना रश कर रखा है, इतनी ओवर क्राउडिंग हो रखी है, ये क्या एकदम से स्कूल की बिल्डिंग आ गई, लो इधर ये क्या फैक्ट्री बना दी उन्होंने, फैक्ट्री के साथ साथ इतनी सारी ये झोंपड़पट्टियाँ बन गई हैं, ये हो क्या रहा है। हमें सिटी में जब हम नीचे चल रहे होते हैं तो बहुत अजीब लगता है ये सब, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को स्काई से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि एक्चुअली ये जो ग्रोथ है, ये जो डेवलपमेंट है सिटी की, ये इसी तरह से होनी थी, और तरह से होनी ही नहीं थी। तब लगता है कि जो नीचे तो अनप्लान्ड लग रहा था,
लेकिन स्काई से लगता है कि ये प्लानिंग ठीक ही है। अब ये चंडीगढ़ को देखिए कितना वेल प्लान्ड लग रहा है। ये इसका स्काई से शॉट है ऐसा। अब गुड़गांव को देखिए, गुड़गांव में जाए हमें तो लगता है हम खो ही जाएंगे, इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कैओटिक सा लगता है शहर के अंदर जाकर नीचे। लेकिन जब स्काई से देखते हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, बहुत अच्छी सी डेवलपमेंट लग रही है इसकी बिल्डिंग्स की। वैसे हमारा चंडीगढ़ तो खैर है बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है, नीचे भी इतना कैओटिक नहीं लगता, कुछ कुछ एरियाज़ में लगता है। अब सेकंड स्टैंजा करते हैं। When the jet reached 10,000 feet, अब जेट और भी ऊंचा चला गया, 10,000 फीट की हाइट पर चला गया। It was clear why the country had cities where rivers ran। तो वहाँ से ये बात ज्योग्राफी लेसन की समझ आती है कि सिटीज़ कहाँ पर हैं, जहाँ पे रिवर्स हैं। Why the valleys were populated। जो वैलीज़ होती हैं वादियाँ, जो पहाड़ों के बीच में नीचे वाली जगह होती है वो वादियाँ होती हैं, वो वैलीज़ होती हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है देहरादून। देहरादून इज़ अ वैली, इसकी दोनों तरफ माउंटेन्स हैं, रादर तीन तरफ माउंटेन्स हैं, और कहते हैं ना वाई द वैलीज़ आर पॉपुलेटेड। अब इतनी ब्यूटीफुल वैलीज़, इनमें एक तो वेदर बहुत अच्छा होता है वैलीज़ में, दूसरा यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। ये बेटा ये जो बिल्कुल लग रहा है कि थिन सी लाइन है, एक्चुअली ये रिवर अलकनंदा चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे माउंटेन्स, यहाँ पे रिवर अलकनंदा जा रही है, और ये सारा देहरादून वैली है। तो ये समझ आ रहा है कि हाँ भाई इतनी ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल है, क्रॉप अच्छे ग्रो करते हैं, मौसम अच्छा है, पानी मिलता है, तो यहाँ पे तो नेचुरली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated। तो जो ज्योग्राफी का लॉजिक ये है कि लैंड और वाटर मैन को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। लैंड कैसी, फर्टाइल लैंड, अच्छी लैंड जहाँ पे वो अच्छा क्रॉप ग्रो कर पाएँ, जहाँ उनको खुराक मिले। और वाटर हमें हर रोज़ चाहिए, डेली नीड्स के लिए चाहिए, हमें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए। तो वाटर तो एक नेसेसिटी है लाइफ में। सो जहाँ रिवर्स हैं आप देखेंगे वहाँ पर ज़्यादा सिटीज़ हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। सो दिस डेलिनिएटेड जो वर्ड है ये है कि बहुत क्लियर बात हो गई है, ये हमें बहुत क्लियरली दिखता है। कहाँ से, स्काई से ऊपर जाकर 10,000 फीट की हाइट से समझ आ रहा है। अब थर्ड स्टैंजा में देखते हैं। When the jet rose 6 miles high, so much higher, जहाँ हमें दिखता भी नहीं है, जहाँ पे ये क्लाउड से भी ऊपर उठ जाता है। It was clear that the earth was round। क्या क्लियर होता है? That the earth is round। ये देखिए ग्लोब में से भी हमें पता चलता है कि earth is actually round, फ्लैट नहीं जैसे कि हम सोचते हैं। जब हम अर्थ पे चलते हैं तो फ्लैट लगती है, लेकिन एक्चुअल शेप अर्थ की है राउंड। सो ये बात हमें 6 miles हाई पे जाकर पता चलती है दैट द अर्थ इज राउंड एंड दैट इट हैज़ मोर सी देन लैंड। ये देखिए ये सी कितना ज़्यादा, लैंड तो हमें इतनी दिख रही है, देखिए नीचे भी सी है, इधर भी सी है, यहाँ भी देखिए सी, और देखिए इधर तो सी। लुक एट दिस पैसिफिक ओशन इतना बड़ा। सो और हमारी लैंड जो है ये सिर्फ 30% है, वाटर अर्थ पे 70% है, कितना ज़्यादा है। तो ये सारी ज्योग्राफी लेसन में पढ़ी हुई बातें हमें समझ आती हैं एरोप्लेन में जाकर, ऊपर से देखकर, पर्सपेक्टिव चेंज करके। जैसे हम ज़मीन पर चलते हैं हमें ज़मीन लगती है फ्लैट, तो हमारा पर्सपेक्टिव कब चेंज होता है? जब हम स्काई में जाते हैं, वहाँ से पता चलता है कि ये जो हमारी लैंड है, ये जो अर्थ है, दिस इज़ एक्चुअली राउंड। यही पर्सपेक्टिव चेंज होता है जब हमें लगता है कि हमारा सिटी बहुत हैपहैज़र्ड है, कंफ्यूजिंग है, केओटिक है, यहाँ पे बहुत ही काचा माचा सा हो रखा है। तो ये बातें जब हम यहाँ से हटकर दूर से देखते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा सोच, हमारा नज़रिया
बदलता है और हमें समझ आता है कि ये बात कोई इतनी भी गलत नहीं, सब कुछ ठीक है। और इसी तरह से हम आगे चलते हैं कि जो बात उन्हें नहीं समझ आती, ज्योग्राफी लेसन में पढ़ाई हुई ये वाली बातें तो आ गई समझ, ठीक है, लेकिन क्या नहीं समझ आया, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट men on earth found cause to hate each other, to build walls across cities and to kill। कहते ये बात नहीं समझ आ रही, चाहे हम कितने भी ऊपर उठ गए, हमें ये बात नहीं समझ आ रही कि लोग एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं। वाई डू दे हेट ईच अदर, वाई डू दे फाइट विद ईच अदर, मारते क्यों हैं, लड़ते क्यों हैं, आपस में उन्होंने दीवारें खड़ी कर रखी हैं, दिलों की दीवारें खड़ी कर रखी हैं, असल में शहरों के बीच में दीवार कर दी। जैसे कि बच्चे जर्मनी, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में दोनों में कौन सी वॉल थी बीच में, बर्लिन वॉल। तो सिटी ऑफ बर्लिन में बहुत बड़ी दीवार कर दी कि एक तरफ आ गया ईस्ट जर्मनी, दूसरी तरफ हो गया वेस्ट जर्मनी, तो आपस में एक दरार पड़ गई। सो वॉल्स हियर एक्ट एज डिवाइडर्स। अब परिवारों में देखते हैं हम, जो बड़ी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर सब इकट्ठे खाना खाते हैं, एक ही किचन होती है, लेकिन फिर भाई भाई में बननी हट जाती है तो अलग अलग भी कर देते हैं, तो एक ही घर में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो वो दीवारें दरारों का काम करने लग जाती हैं, आपस में वो प्यार भी नहीं रहता, कमी पड़ जाती है, लड़ाइयाँ झगड़े होने लग जाते हैं। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते ही wanted to be in a place, he wanted his country to be such a place where there were no walls, where there were no divisions। So वही सोच जुल्फ़िकर घोष की है। ये कहते हैं कि हमें आपस में दरारें नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच में वॉल्स नहीं होनी चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार लगाव होना चाहिए। वी शुड लव ईच अदर, वी शुड केयर फॉर ईच अदर। तो एजुकेशन का भी यही मेन पर्पस है कि नॉलेज तो हमें देती है, हम लाइफ को तो समझते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें एजुकेशन से ये लेनी है कि हमने आपस में प्यार से रहना है, हमने आपस में लड़ना नहीं है, वॉर्स नहीं होने चाहिए, एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। सो ये बातें सिर्फ स्काई से जाकर समझ नहीं आती, ये तो दिल से समझ आएंगी और ऐसी सिचुएशन से समझ आएगी कि अगर हमें कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, तब उसी से ही हमारे आपस के तनाव कम होंगे। सो हमें आपस में कैसे रहना है, मिलकर रहना है। अब हम इस पोएम की पोएटिक टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। इस पोएम में 5 टेक्निक्स यूज़ किए गए हैं, इन्हें फॉर्म्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। वन इज़ राइमिंग वर्ड्स, राइम स्कीम, रिफ्रेन, इमेजरी एंड एलिट्रेशन। सो राइमिंग वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, जैसे हम जो वर्ड एंड में जिनकी साउंड सेम हो उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। सो अगर हम स्टैंजा 1 देखें तो उसमें हमें दिख रहा है सिटी, इनएविटेबिलिटी, had, haphazard, mile, style, country, geography, populated, delineated, ran, man। सो ये सारे वर्ड्स और भी हैं जो आपस में राइम करते हैं, वो आप मार्क कर लें। फिर राइम स्कीम अगर हम फर्स्ट स्टैंजा की देखें तो राइम स्कीम होता है जो लास्ट वर्ड होता है ना, अगर दूसरे वर्ड से राइम करें तो उनको सेम अल्फ़ाबेट असाइन किया जाता है। जैसे स्काई, उसको हम हमेशा ही ए से शुरू करते हैं असाइन करना, स्काई को असाइन किया है ए। क्या सिटी स्काई से राइम करता है? ना। सो इसके हम असाइन करेंगे बी। थर्ड लाइन, द लास्ट वर्ड इज़ हैड भी इन दोनों से राइम नहीं करता तो ये बन गया सी। माइल इन तीनों से राइम नहीं करता तो इसे हम असाइन करेंगे डी। सो ये चारों अलग अलग मिल गए इनको अल्फ़ाबेट्स। अब लास्ट वर्ड 5th लाइन का है इनएविटेबिलिटी, ये राइम करता है सिटी के साथ, सिटी को असाइन किया है बी, तो इनएविटेबिलिटी के साथ भी लिख लो बी। हैपहैज़र्ड, ये राइम करता है हैड के साथ, सो हैड इज़ सी, हैपहैज़र्ड इज़ ऑल्सो सी। स्टाइल राइम्स विद माइल, सो दोनों ही डी हो गए। एंड लास्ट स्काई इज़ ऑफ कोर्स
sky A. So rhyme scheme is stanza की है A B C D, B C D A, A B C D, B C D A. This is the rhyme scheme of the stanza. You can do the same thing with the next stanza. The third poetic device is refrain. Refrain होता है कोई भी लाइन को अगर हम रिपीट करते हैं, फिर से बोलते हैं उसी पोएम के अंदर, उसको रिफ्रेन कहा जाता है. अब इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसकी लाइन, फर्स्ट लाइन है When the jet sprang into the sky. यही लाइन इसी स्टैंजा के बिल्कुल नीचे लास्ट में रिपीट की गई है, When the jet sprang into the sky. So this is called a refrain. स्टैंजा 2 की भी फर्स्ट लाइन रिपीट करी गई है, When the jet reached 10,000 feet. ये रिपीट करी गई है एंड में, When the jet reached 10,000 feet. So ये दोनों इस पोएम में रिफ्रेन्स हैं. नेक्स्ट पोइटिक डिवाइसेस इमेजरी. इमेजरी होता है जब हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में उनकी फ़ोटो की तरह बन जाता है, पूरी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है. सो दैट्स कॉल्ड इमेजरी. अब फर्स्ट ही लाइन में देखते हैं, वो कहते हैं व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई. तो हमें बिल्कुल हमारे माइंड में इतनी क्लियर इमेज आ जाती है ऑफ जेट विच स्प्रैंग इनटू द स्काई, कि जेट बहुत फास्ट स्काई में चला है. जैसे हम बचपन में दौड़ के जाते थे अगर हमें एरोप्लेन की आवाज़ आती थी, और इतनी फास्ट वो स्काई की तरफ जा रहा होता था, और बिल्कुल जब तक बादलों से ओझल नहीं हो जाता था तब तक हम उसे देखते रहते थे, बहुत एक्साइटिंग लगता था. सो ये इमेजरी मेरे माइंड में तो बहुत क्लियर है, आपके में भी होगी. दूसरी इमेजेस हैं, वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, वो भी दिख रहा है इतना क्लियर, हमारे बहुत अच्छे से पिक्चर कर सकते हैं इस सीन को. दैट सिटीज़ वो फॉर्म्ड वेयर रिवर्स रैन, ये भी रिवर्स के साथ पूरी पूरी सिटीज़ जो बनी हुई हैं. अब चंडीगढ़ भी तो रिवर के साथ ही बना हुआ है, रिवर गंगा के साथ वाराणसी, यमुना के साथ दिल्ली, यमुना के साथ पौंटा साहिब. सो बहुत सारे सिटीज़ बिल्कुल रिवर्स के साथ ही बने हुए हैं, ज़्यादातर पहले ऐसे ही बने हुए थे बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी थी. देन इमेज बहुत क्लियर आती है जब कहते हैं अर्थ इज़ राउंड, जैसे बिल्कुल ग्लोब जैसी इमेज हमारे माइंड में आ जाती है. देयर इज़ मोर सी देन लैंड, उसकी इमेज बहुत क्लियर आ जाती है. अब नेक्स्ट पोइटिक टेक्निक है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होता है जब कोई भी कॉन्सनेंट साउंड को रिपीट किया जाए एक ही सेंटेंस के अंदर. जैसे फर्स्ट लाइन में ही करा है स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो स साउंड रिपीट हुई है, वो साउंड किसी भी वर्ड के शुरू की साउंड है, उसको रिपीट करा जाता है एलिट्रेशन में. स्प्रैंग एंड स्काई दोनों स साउंड रिपीट करी है. देन सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू अ माइल, तो सीइंग, स्केल्ड और 6 ये तीनों स साउंड रिपीट हुई है. सो दिस इज एलिट्रेशन, एक ही लाइन में किसी भी साउंड का रिपीट होना, कॉन्सोनेंट साउंड का. Thank you, children. And now I would like you to learn all the word meanings. I have explained all the meanings to you. Note them in your notebook. Also look at a dictionary whenever you need to. Note down the word meanings, write down the message, the central idea of the poem, the summary of the poem, and be able to answer each and every question which is related to it now because you have understood the poem very well. I'm sure of that. Thank you.